आज का जो वर्कशॉप है दैट इज जिसका टॉपिक है बिजनेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हम बात करेंगे इसके बारे में। उसके पहले आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसमें क्या होगा? ये जो टॉपिक है कुछ आइडिया है इसके बारे में? कुछ टिप्स देंगे आप जैसे बिजनेस डेवलप होए, हाँ, कुछ नया टेक्नोलॉजी कैसे यूज करने का बिजनेस, या बट ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या आइडिया है? वैल्यू क्रिएशन। ब्रांड इमेज, ओके, वैल्यू क्रिएशन मतलब ब्रांड इमेज, गुडविल, एडिशन ऑफ वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट, हाँ, एडिशन ऑफ वैल्यू टू आवर प्रोडक्ट। ओके, क्या मतलब होता है उसका? एडिशन ऑफ वैल्यू मतलब एडिशन ऑफ वैल्यू एट सेम रेट व्हाट आई एम सेलिंग टू यू एट द रेट, हाँ, एंड इन द फ्यूचर आफ्टर completing this lecture I हम्म will come to know the how to add value to my product हम्म at the same rate I can sell you. ओके, वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? हम सुनते रहते हैं ना, हमको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। कस्टमर मेरा माल मांगे, कस्टमर मेरा माल मांगे। सेम प्रोडक्ट 10 लोग बेच रहे हैं, उसमें कस्टमर मेरे ब्रांड का माल मांगे। या ओके, 10 लोग बेच रहे हैं, उसमें कस्टमर मेरा माल मांगे, वो वैल्यू एडिशन है। वैल्यू ऐड कैसे करते हैं? ओके, हाँ, प्रोडक्ट का पैकिंग, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना, राइट? या ओके, अभी पानी तो पानी है, बराबर? सो 250 ml का पानी 5 रुपए का कैसे हो गया? ₹5 का क्यों हो गया? ये वैल्यू एडिशन है ना, ये वैल्यू एडिशन है, राइट? सो जब हम मतलब रेगुलर पानी भी है, हमारे नल पे टैप पे भी पानी मिलेगा, राइट? वो भी पानी है। सो और ये पानी है, क्या फर्क है? सेटिस्फेक्शन है माइंड को एक कि भाई परफेक्ट है, परफेक्ट है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मुझे इसके ऊपर विश्वास है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, राइट ना? सो ये एक कॉमोडिटी है, पानी इज ए कॉमोडिटी, राइट? एक कॉमोडिटी जैसी चीज को इस तरह से ट्रांसपोर्टेबल कर दिया, इसके ऊपर क्वालिटी ऐड करके, उसके ऊपर भरोसा ऐड करके, ये वैल्यू एडिशन है, बराबर? ऐसे बहुत सारे, मतलब उसका पैकेजिंग चेंज करके, उसकी क्वालिटी सुधार के, राइट? उसके ऊपर कोई एक ब्रांड का इमेज डाल के, अलग अलग तरीकों से हम कर सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर, ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी करो ना समय पे करो। खाली इतना करोगे ना जिंदगी में और अपने काम में, अगर खाली समय पालन करोगे ना, तो आधी तो तकलीफें उधर ही खत्म हो जाएंगी। आधी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। समय पालन, ओनली जस्ट कीपिंग योर टाइम, जो कि हम नहीं कर पाते हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग टाइम, कि कम से कम आप लोग टाइम पे आए हो। 9 बजे बोला था तो 9 बजे, क्योंकि हमारी इमेज कैसे खड़ी होती है जब लोगों को हम नहीं जानते ना, और लोग हमको नहीं जानते। सो अभी कोई भी सोच लो, एक नया पर्सन आपको मिलता है, बोले मैं ओके, नया पर्सन आपको मिलता है और वो आपको कुछ बोलता है कि सर माय नेम इज सो एंड सो, या और मैं कल आके आपको मिलूंगा, एंड आपके ऑफिस में मैं 4 बजे आता हूँ, राइट? सो पहली बार, अनुपम, राजीव बोरा, हाँ। सो पहली बार उस पर्सन को आप मिले हैं, उसने बोला मैं 4 बजे आपको मिलता हूं, आप क्या समझेंगे उसके बारे में, क्या सोचेंगे?
पहली बार मिला है? 4 बजे आएगा, 4 बजे आएगा ना? क्यों? क्यों उसने बोला है। क्योंकि उसने बोला है, क्योंकि उसने बोला है, राइट, बराबर। सो क्योंकि उसने बोला है कि 4 बजे आएगा तो आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर वो पहली बार मुझे मिलता है तो पहला दिन हुआ, 4 बजा, वो पर्सन आया नहीं 4 बजे, 4:15 बजे उसका फोन आया, सर मैं जरा ट्रैफिक में अटका हूं, अभी 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। और फाइनली 4:45 को आदमी पहुंचता है, बराबर, ठीक है। फिर भी आप उसको मिले, कुछ बात हुई, फिर तय हुआ नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आज सोमवार है, नेक्स्ट मंडे को मिलता हूं 4 बजे सेम टाइम, उसने बोला आपको। अभी नेक्स्ट मंडे 4 बजे आप उसका इंतजार करेंगे? यस करेंगे, बहुत डाउटफुल है। इंतजार मतलब ये सोचेंगे कि भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा। हाँ, 50% तो डाउट होगा ही कि मोस्टली ये 4 बजे बोला था, मोस्टली तो नहीं आएगा, राइट। अगर दूसरे दिन दूसरी बार सपोज आप 4 बजे पहुंच गए तो शायद उसके दिमाग में वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं, अभी उस वक्त कुछ तो हुआ होगा प्रॉब्लम ऐसा, लेकिन अभी ये 4 बजे आया, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी बार भी हम लेट हुए फिर क्या होगा? बस, तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर ये चीजें हमेशा याद रखनी है। अगर हमने कस्टमर को बोला कि 4 बजे डिलीवरी होगा या 4 बजे हमारा पर्सन पहुंचेगा या ऐसा होगा, उस वक्त होना चाहिए, बस, राइट। अगर इतना होता है तो भी बहुत सारी क्रेडिबिलिटी हम बिल्ड करते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरे बारे में है, मेरा मिशन ब्रीफली मैं बोलता हूँ, टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड अनलॉक देयर पोटेंशियल। हमारे अंदर एज एन इंडिविजुअल बिजनेसेस के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती है, बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं जिसको शायद हम अनलॉक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर होती हैं, कन्फ्यूजन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो क्लियर हो सके उसके लिए सबको हेल्प करना, हाँ, ताकि वो अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, ज़िंदगी में ग्रो कर सकें। दैट इज़ माय मिशन। मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड। आप में से शायद किसी के पास वो बुक होगी, गुजराती में है, इंग्लिश में है, मराठी में है और भी हिंदी बन रही है किसी के पास मेरी बुक? किसी ने? अच्छा, इन लोगों के पास है। कितने लोगों ने खोली है? अच्छा, कितने लोगों ने पढ़ी है? यस, आइए। कितने लोगों ने पढ़ी है? या एनीवे, हाँ, अगर आपको बुक में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रीड दिस। बहुत सारा टाइम आपका बचेगा बिजनेस के अंदर, बहुत सारी एनर्जी बचेगी। उसके अलावा ये एक दूसरी मेरी प्रोडक्ट है, SMEbusinessguide.com। ये एक .com है और अंदर जाओगे तो देखना एक बहुत बड़ी साइट है, बहुत कुछ है उसके अंदर। कोई गया है SMEbusinessguide.com पे? 2 लोग गए, 3 लोग गए, ट्राई किया तो भी चालू नहीं हो रहा। या ओके, नाउ इट इज़ देयर। आई मीन वो शायद पहला दिन होगा, पहला या दूसरा दिन। सो कुछ बग्स थे इनिशियली, मैंने बोला था ना लास्ट वीक, हम जब लास्ट टाइम मिले थे तभी मैंने बोला था इट वाज अंडर टेस्ट। सो नाउ इट इज़ रेडी। SMEbusinessguide.com एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेसेस को चलाने में या उसको ग्रो करने में आपको जो एडवाइस चाहिए अलग अलग टॉपिक्स पे, बिजनेस को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परचेज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। स्मॉल बिजनेस को कैसे रन करना है, रिटेल बिजनेस को कैसे रन करना है, प्रोडक्शन कैसे मैनेज करना है, उसके बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। ग्रोथ टिप्स मिलेंगी, कुछ केस स्टडीज़ हैं वो मिलेगा आपको, बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोज़ हैं वो मिलेगा। और वो साइट ग्रो हो रही है, उधर भी इंग्लिश के अलावा गुजराती, मराठी, हिंदी में बहुत सारी कंटेंट उसके अंदर आएगी। तो ये अभी तक का मेरा काम के बारे में है। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट टुडेज वर्क। ये जो बिजनेस के रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगे ना, थोड़ा सा अगर आपको एंटरटेनमेंट की अपेक्षा है तो बोरिंग होंगे, लेकिन हम बीच बीच में कमर्शियल ब्रेक लेंगे चिंता मत करना, राइट, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार क्या बात हो रही है, राइट। लेकिन
नेक्स्ट 3 आवर्स में हम जो बात करने वाले उसका ये एजेंडा है। इस 7 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन कि वैल्यू क्रिएशन क्या होती है, वैल्यू कहाँ से क्रिएट होती है, सोर्सेस ऑफ वैल्यू क्रिएशन, फिर कस्टमर की ज़रूरतों को हम कैसे समझें, उसके बाद B2C कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से। B2C क्या मतलब है? बिजनेस टू कंज्यूमर। सो आप में से कुछ लोग बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस में होंगे। B2C कितने लोग B2C में हैं? मतलब आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर या तो कंज्यूमर है, एंड यूजर है, एंड यूजर है, ऐसे कितने लोग हैं? ओके। दूसरा जो है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2B वाला जो कस्टमर है, कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे ना आप लोग कि सामने वाला भी बिजनेस कस्टमर होगा, ऐसे कितने लोग हैं? या मेरे सामने कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, अलग अलग लोग हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं, राइट। सो एलिमेंट्स ऑफ B2B वैल्यू, उसके बारे में बात करेंगे, और वैल्यू क्रिएट कैसे करेंगे, और अभी का जो समय है उसके अनुसार फ्यूचर में वैल्यू क्रिएशन का क्या मतलब होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ वैल्यू क्रिएशन, इसके बारे में, राइट। तो ये 7 चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, जब जब ये ब्लू स्क्रीन आता है मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है। 7 बार आएगा ये, राइट। सो व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन? ओके, वैल्यू क्रिएशन क्या कहते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस दैट इंक्रीज द वर्थ ऑफ समथिंग, increase the worth of something. Okay, it could be goods, services, businesses. एक दो एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सैंड होती है ना, रेत, नदी के पास मिलती है, मालूम है, रिवर के पास मिलती है। उस रेत की कोई कीमत होती है? वहां पे उस जगह पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बराबर, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सैंड आपको चाहिए वो उस रिवर से आपके साइट तक पहुंचाने के लिए, बराबर, उसकी कीमत बढ़ जाएगी ना। उस ट्रक का कुछ ना कुछ कीमत हो जाएगा, 5,000, 10,000, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन कहां से आ रही है। मेनली ट्रांसपोर्टेशन ही कॉस्ट हो जाती है, राइट। सो वो सैंड, वो कमोडिटी जिसकी इनहेरेंटली खुद के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो आपको कहां मिल रही है, राइट, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। सो दिस इज वैल्यू क्रिएशन, वर्थ बढ़ जाती है चीजों की, राइट। पानी अगर एक कुएं के अंदर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बराबर, वैसे देखा जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो पानी अगर मेरे घर के टैप में आने लगा तो उसके ऊपर मीटर लग जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है, राइट। वो पानी अगर वो टैंकर में आने लगा तो 5,000, 10,000 लीटर उसकी वैल्यू हो जाती है, बिकॉज वो हमारे घर तक पहुंचने लगा। अगर वो 20 लीटर के कैन में आने लगा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, वो 1 लीटर या आधा लीटर या 250 ml की बोतल में आने लगा तो उसकी वैल्यू और भी चेंज हो गई, राइट। सो इसी तरह से चीजों के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस, अभी उस कुएं के पानी को यहां तक लाने में बीच में कुछ हुआ होगा ना, बस वो सारे एक्शंस जो है ना, वो जितने भी एक्शंस हैं वैल्यू क्रिएशन के एक्शंस। सो अगर हम किसी बिजनेस में हैं, मान लो कि हम ये बॉटल ही बनाते हैं, हाँ, मिनरल वाटर की बॉटल बनाते हैं। मान लो कि हमारा बिजनेस मिनरल वाटर है। सो कहीं से ग्राउंड वाटर लाना, चाहे वो बोरिंग में से होगा या किसी कुएं में से या कहीं से लाना, और इसको यहां तक पहुंचाना, ये जो पूरी चेन है जिसको हम वैल्यू चेन कहते हैं, बिजनेस के अंदर एक वैल्यू चेन होती है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक, कंज्यूमर तक पहुंचती है वो पूरी चेन। उस चेन में हम कहीं पे भी हो सकते हैं, एज ए बिजनेस हम कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हम अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे जो भी रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो वैल्यू क्रिएशन है। क्लियर हो रहा है, राइट। वैल्यू इज क्रिएटेड थ्रू वर्क व्हेन दैट वर्क इज यूजफुल टू समवन। ओके, कोई भी काम होता है ना, काम, उस काम से वैल्यू बढ़ती है, कोई भी चीज। सो वो जो एक नदी के पट पे रेत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसको शिफ्ट करके ट्रक में डाल के जब साइड पे पहुंचाया गया, बीच में जो काम हुआ ना, उस काम से वैल्यू बढ़ा ना, राइट। सो अगर आप
इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, किसी ने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स, माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है? इकोनॉमिक्स, हाँ, इकोनॉमिक्स में जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं ना अपने देश की, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहाँ से कैलकुलेट होती है कि अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन कैसे होता है, इधर प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, जितनी इकोनॉमी के अंदर इतनी एक्टिविटी होती है उससे वैल्यू क्रिएट होती है, और इससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज अ मेजरमेंट, एक वैल्यू है, बराबर, पूरे देश की एक्टिविटी की वैल्यू है, हाँ, वो कैलकुलेट होती है। सो इकोनॉमिक्स के अंदर भी यही बात लिखी है, सी वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ काम करने से हम कुछ ऐसा काम करेंगे, चाहे वो फिजिकल काम होगा, मेंटल काम होगा, राइट, वो मैकेनिकल काम भी हो सकता है या वो क्रिएटिव काम भी हो सकता है, उससे वैल्यू बढ़ती है। सो हम जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि कुछ चीजों की कीमत बढ़ रही है। देखो, अब किसी चीज को मैं होलसेल मार्केट से लेके कस्टमर तक पहुंचाता हूं तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, और जो रिटेल मेरे पास कस्टमर आता है उसको घर बैठ के या उसके घर के पास में वो चीजें मिलती हैं, सो मैं वो वैल्यू ऐड कर रहा हूं, राइट, सो दैट इज वैल्यू एडिशन। सो इस तरह से वैल्यू क्रिएट होती है। ओके, अभी जो पुरातन समय था, बहुत पुराना समय था, जब हम मतलब ह्यूमन बीइंग एक एनिमल था ऑलमोस्ट, और वहां से शुरू हुई, फिर संस्कृति शुरू हुई और समाज शुरू हुआ, वहां से लेके अभी तक का जो समय है उसमें जिंदगी की जो स्टाइल है, जीने का जो जो अप्रोच है, उसमें बहुत सारी चीजें, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीने की जो स्टाइल है वो चेंज होती रही है। सो जैसे जैसे लोगों की जीने की स्टाइल चेंज होती है, लाइफस्टाइल चेंज होती है, वैल्यू का मतलब भी चेंज होता है, बराबर। आज के लिए लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है, वो 100 साल पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, था ना। आज हम किधर भी जाएंगे ना, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे मालूम है? अगर हमको उधर वहां पे 4-5 घंटे रहने का है, एसी है कि नहीं, उससे भी पहले वाईफाई है कि नहीं है, चार्जर है कि नहीं है, चार्जिंग पॉइंट है कि नहीं है, पहले सोचते थे 20 साल पहले ऐसा कोई, मतलब वही, बराबर, नेटवर्क मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारा चीज, सिग्नल है कि नहीं है, वाईफाई है कि नहीं है, बराबर, चार्जिंग का ऑप्शन है कि नहीं है, वो ये सारी चीजें हम सोचते हैं, बराबर। पहले कुछ अलग ही, 20 साल पहले ये बात ही नहीं थी कभी। सो इसी तरह से मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, हमारी संस्कृति का भी, हमारी जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन, उसका भी जो इवोल्यूशन हुआ है, तो जो डिमांड है ना, जो अपॉर्चुनिटी है, जो जहाँ पे मौका है, जहाँ पे वैल्यू है, जहाँ पे वैल्यू का गैप है, वो चेंज होता रहा है। जरा हम हिस्ट्री थोड़ी सी देखते हैं। सबसे पहले जब हम गुफाओं में रहते थे तो हम वैल्यू कैसे क्रिएट करते थे? हाँ, एनिमल्स का, जंगली जानवरों का शिकार करके, बराबर, वही एक वैल्यू क्रिएट करने का तरीका था। क्योंकि अगर मुझे खाना है, हाँ, खुद खाना है, खुद को फूड चाहिए या मेरे फैमिली मेंबर्स को फूड देना है, तो मुझे शिकार करके किसी न किसी जानवर को मार के वो चीज़ करना पड़ेगा। तो तभी वैल्यू क्रिएशन का वही एक मेथड था। उसके बाद पता चला कि अगर हम खेती करेंगे, कुछ अनाज उगाएंगे, यस, उसमें से भी खाना मिल सकता है। सो वो दूसरा वैल्यू क्रिएशन आगे बढ़ा कि ऐसा भी वैल्यू तो क्रिएट हो सकता है, राइट। फिर और अभी अलग अलग टाइप के समाज में लोग रहते हैं ना, और हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो खेती करना चाहते थे, वो खुद मेहनत करके कुछ उगाना चाहते थे, बराबर। कुछ लोगों को खुद नहीं करना था, तो जो करते थे ना, उगाते थे ना, उनकी उगी हुई फसल को लूटने वाले लोग पैदा हुए, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा कि ये रेडी है, तो उसको, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो जाके अटैक करते हैं, लेके आते हैं। गब्बर सिंह पैदा हो गए, क्या लाए हो, अनाज है समझे ना। सो ऐसे गब्बर सिंह हुए। सो वॉरियर मीनिंग पैदा हुए। तो युद्ध करना, ये भी एक वैल्यू क्रिएशन का एक पूरा प्रोफेशन हो गया, एक धंधा हो गया, बिजनेस हो गया सब, राइट, युद्ध करना। और फिर एक छोटा राज्य है, छोटा किंगडम है, उसको बड़ा किंगडम अटैक करता है, उसके पास अगर कुछ ऐसा बहुत सारा खेती का या ऐसा कुछ ऑप्शन है तो उसको कैप्चर करने के लिए, या नेचुरल रिसोर्सेस हैं तो उसको लाने के लिए। तो ये सब वैल्यू क्रिएशन का मेथड था। आगे बढ़ा,
फिर लोगों को पता लगने लगा कि अगर हम खेती करते हैं, 4 महीने तक मेहनत करते हैं, इतना सारा अनाज उगाते हैं, उसके बाद ये लोग आके लेके जाते हैं, इसके बदले कुछ कारीगरी करेंगे, कुछ कौशल से, कुछ मेहनत करके कुछ बनाएंगे, तो जितना बनाएंगे उतना ही तुरंत बेच डालेंगे, तो बीच में स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा तो कोई उठा के नहीं लेके जाएगा, इसलिए ये चालू हुआ। देखो संस्कृति, मतलब उस वक्त की चैलेंजेस को देख देख के लोग अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं ना, तो इस तरह से कला कारीगरी, वो सारा चीज, क्राफ्ट्समैनशिप चालू हुआ। ओके, फिर लोगों ने देखा कि जहां पे मैं रहता हूं उससे और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह हैं, वहां पे जाके भी कुछ तो ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोगों ने एक्सप्लोरिंग चालू किया, दूसरे लोकेशन पे जाते थे, वहां पे देखते थे, वहां से कुछ कारोबार करने का सोचते थे, इस तरह से एक्सप्लोरिंग चालू हुआ। फिर जैसे ही दूसरी जगह पे लोग जाने लगे तो वहां पे कुछ सामान मिलता था, वो लेके आते थे, अपनी जगह पे लेके आते थे, बाहर गांव गए, दूसरे देशों में गए, उस मुल्कों से लेके आके अपनी जगह पे कुछ चीजें बेचा, तो ऐसा ट्रेडिंग चालू हुआ। मर्चेंट ये एक्टिविटी चालू हुई। उसके बाद जिस तरह से क्राफ्टमैन था वो हाथों से बनाता था कुछ चीजें, फिर लोगों ने आगे कुछ इन्वेंशन हुए, मशीन बनाना चालू हो गया, मैकेनिकली कुछ चीजें एक मशीन को यूज करके कुछ बनाने का चालू हुआ, तो ज्यादा चीजें एक साथ बनने लगी, वहां से आगे बढ़ी गाड़ी, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, तो जो मशीन करता था अभी थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक होने लगा, राइट। तो इंडस्ट्रियल युग चालू हुआ, इधर वैल्यू क्रिएट हुई, इंडस्ट्रियल चालू हुआ, अभी इंडस्ट्री आई तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल भी आया, अभी ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए ऑयल चाहिए, तो ऑयल के अंदर बहुत सारी वैल्यू देखी। देखो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, आपको मालूम है ना, गल्फ की कंट्रीज, वो इतने रिच कैसे हो गए? बिकॉज ऑफ ऑयल, राइट, फ्यूअल, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएशन का माध्यम बना। फिर आगे बढ़ा, अभी इतने सारे लोग हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, लोग इधर से उधर आ सकते हैं, एक जगह पे जा सकते हैं, इकट्ठा उनको कर सकते हैं। अगर लोगों को इकट्ठा कर, पहले देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब ये वास्तविकता को जैसे जैसे आगे बढ़ती है उस तरह से ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस होते हैं। पहले लोगों को यहां से वहां जाना मुश्किल था, तो जो कारोबार थे वो सीमित थे, जिस विलेज में है उधर ही रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई लोग आ नहीं सकते, यहां से लोग जा नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे ऑटोमोबाइल आने लगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होने लगी, तो ये पॉसिबल हुआ कि यहां से यहां लोग 10, 15, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। अभी जैसे ही पॉसिबल है तो लोगों को मिला के एक बड़ी कंपनी खोल के उसमें से लार्ज स्केल पे करने का ऑप्शन भी शुरू हुआ, राइट। सो दैट इज कॉर्पोरेशन, वहां पे वैल्यू क्रिएट हुई। अच्छा, जैसे ही कॉर्पोरेशंस आए तो बहुत सारे कॉर्पोरेशंस, अभी कॉर्पोरेशंस के प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के होने लगे, कंपनियों के प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के होने लगे, तो फिर उनको हेल्प करने के लिए दूसरे कॉर्पोरेशंस, कोई इंश्योरेंस, कोई बैंकिंग, कोई लोन, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा एडवाइजरी, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आने लगे, राइट। सो ये सारा वैल्यू क्रिएशन का चेन यहां तक आया है। और अभी आज का जो माहौल है, दैट इज अबाउट स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब कहां कहां पे मार्केट में गैप है, उस गैप को ढूंढ ढूंढ के कुछ नया क्रिएट किया जाए, कुछ नई वैल्यू क्रिएट किया जाए, ये यहां तक हम पहुंचे हैं। तो गुफा में रहने वाला आदमी, वहां पे भी वैल्यू क्रिएट हो रही थी उस वक्त, अभी वैल्यू अलग जगह पे क्रिएट हो रही है, राइट। सो ये सारा, उसमें कोई चीज गलत नहीं है, समय समय पे सब कुछ जो डिमांड है उसके अनुसार जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम्स है पीपल को, लोगों को जो तकलीफें हैं, उसके ऊपर से उसका सॉल्यूशन जो निकालने की कोशिश करता है वो वैल्यू क्रिएट करता है, राइट। सो हमको ये समझना है कि ये पूरे इवैल्यूएशन में उस वक्त की सिचुएशन में कस्टमर को जो प्रॉब्लम थे, जिसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया उसने वैल्यू क्रिएट किया। सो आज के कस्टमर की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, अगर हम सोचेंगे, अगर वो कर पाएंगे तो हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, राइट। सो ये हमको अभी बात, हमारे पास कोई भी एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं, कुछ रिसोर्सेस होते हैं, कुछ मैन पावर, कुछ फाइनेंस, कुछ प्लेस, कुछ मशीनरी, ये सब कुछ होता है हमारे पास, जिसको हम रिसोर्स कहते हैं। ये सारे रिसोर्सेस को हम इस तरह से अलाइन करते हैं, इस तरह से अलाइन करते हैं कि जिससे कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ क्रिएट कर पाते हैं या ऐसा कुछ प्रोवाइड कर पाते हैं कि जिसके लिए कस्टमर को कुछ वैल्यू है, कस्टमर को उसकी कुछ कीमत है, कस्टमर को उसकी कुछ अहमियत है। अगर ऐसा हम करते हैं सो ऑटोमेटिकली हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, राइट। वैल्यू जनरली बिजनेस जो होता है वो वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, मतलब अगर हमने एक बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल के बाद वो 1 लाख का थोड़ा बढ़ना चाहिए,
बराबर, कम से कम 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और भी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। सो जनरली ऐसा होता है, जो सक्सेसफुल बिजनेस होता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अभी वो जो वैल्यू बढ़ने की बात है वो दो अलग अलग तरीकों से उसको इवेल्युएट करते हैं। एक, हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट को हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए की कैपिटल थी और वो कैपिटल प्लस रिजर्व्स या प्रॉफिट या जो भी हुआ करके फिर कितना बढ़ा, 1 साल के बाद कितना ग्रोथ हुआ, 2 साल के बाद कितना ग्रोथ हुआ। सो वो फाइनेंशियल मेथड है कि वैल्यू हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, समझते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी लोग हैं कि जिसको फायदा होता है। देखो, अगर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर या जो कुछ भी लिखा गया है उसका फायदा जनरली किसको होता है? ओनर्स को। ओनर्स जो भी प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, उनको ही होता है, बराबर ना। लेकिन एक बिजनेस अगर सिर्फ अपने ओनर के ग्रोथ के लिए, उसके फायदे के लिए शुरू होता है तो वो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वैल्यू है बिजनेस की वो थोड़ा अभी इस तरह से इसको समझने की जरूरत है कि बिजनेस के अंदर जो वैल्यू जनरेट होती है, जो वैल्यू क्रिएट होती है, उसका फायदा किसका होता है? बेनिफिशियरी कौन कौन लोग होते हैं? डेफिनेटली शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स मतलब द ओनर्स। जनरली हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो वी आर द ओनर, तो वी आर द शेयर होल्डर्स। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज अ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो हर शेयर होल्डर इज वन लिमिटेड पार्टनर, लाइक दैट। उनको तो फायदा होता ही है। इसके अलावा किसको फायदा होता है बिजनेस से? ये बहुत समझना जरूरी है। हमारे बिजनेस से हमसे पहले फायदा किसको होना चाहिए मालूम है? कस्टमर को। कस्टमर को अगर फायदा होता है तो ही वैल्यू क्रिएट होगी, राइट। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड जो लोग होते हैं, जनरली हम मानते हैं कि बिजनेस तो हमारा है, तो हम शेयर होल्डर हैं। लेकिन बिजनेस के शेयर होल्डर के अलावा भी कुछ 4-5 पार्टीज हैं जिसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा मिलता है। शेयर होल्डर को तो डेफिनेटली फायदा होता है, लेकिन कस्टमर को फायदा होना चाहिए। कस्टमर को फायदा होना चाहिए। अगर कस्टमर को फायदा नहीं होगा तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स में और कौन कौन लोग आते हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को भी हमारे बिजनेस से फायदा होना चाहिए ना, कि नहीं, राइट। सो ये हमेशा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस, वो देंगे कौन? एम्प्लॉइज। वो एम्प्लॉइज कब देंगे, कब दे पाएंगे? जब वो खुश होंगे, राइट। सो बहुत सारे बिजनेसेस के साथ जो काम करता हूं मैं, उनको एक समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका बिजनेस, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस है, लेकिन जरा गिनती करो, सोच लो कि एक बिजनेस है जिसके अंदर 50 लोग काम करते हैं। दिस इज व्हाट मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बिजनेस कहां कहां पे वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जरा समझो। आपके साथ 50 लोग काम कर रहे हैं, हर पर्सन के साथ कम से कम दूसरे 2 लोगों का फैमिली है, टोटल 3 लोगों का फैमिली होगा कम से कम, हिमसेल्फ प्लस 2, बराबर। सो आपका ये बिजनेस, आपका फैमिली होगा, आप लोग 3 लोग हो, आपके लिए तो प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन इसके अलावा और भी 50 फैमिली के 150 लोगों की जिंदगी आपके बिजनेस के ऊपर निर्भर है। आपके पास एक एम्प्लॉई है, वो अपनी जिंदगी का सपना आपके बिजनेस के आधार पर रचा रहा है। कोई एक लड़का है, उसको शादी करनी है, बराबर, आपके पास काम कर रहा है, 22 साल का है, 24 साल का है, 25 साल का है, उसको ऐसा लगता है कि 3-4 सालों के बाद मुझे ऐसा करना है, मेरा खुद का एक घर या तो पहले भाड़े से लूँगा या लूँगा, खुद का लूँगा, ऐसा ऐसा अलग अलग। अगर अपने खुद ही इनकम से करने, अपनी खुद की इनकम से करने वाला है तो ऐसा सोच रहा है। उसको अपना परिवार बनाएगा तो उसके लिए उसको आधार चाहिए कि एक मेरे पास जॉब होनी चाहिए, उसके सपने हैं। कोई एक बड़ा सा बुजुर्ग आपके साथ काम करता है जिसके फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, जो उसका कोई बेटा बेटी है जो पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई का और उसके फ्यूचर का आधार है आपकी कंपनी के अंदर उसकी जो जॉब है उसके ऊपर, राइट। सो आपका बिजनेस सिर्फ आपकी जिंदगी को असर नहीं करता है। इतने सारे लोग, करीब करीब जितने भी लोग काम करते हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उतने लोगों की जिंदगी को असर करता है। तो ये जिंदगियों की जिम्मेदारी भी उसी बिजनेस की है, राइट।
सो ये भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, बाकी सप्लायर्स जो हमको माल सप्लाई करते हैं। जिस तरह से हम एक बिजनेस है, वो भी एक बिजनेस है ना जो हमको माल देता है, तो उसका भी अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो हम उसके पास से ज़्यादा माल लेंगे, तो उसका बिजनेस भी फ्लरिश होगा।